बार की खुराक के बाद थोड़ी देर की एनर्जी रहती है। एनर्जी आज पूरे दिन रहेगी और फिर एनर्जी लगातार हो जाएगी। ये इसको समझना पड़ेगा शिक्षक भर्ती घोटाले को है क्या। आप लोग 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ये अगर 100, 200, 500, 1000 करोड़ का मामला होता सरकार से निपटा देती। ये पीढ़ियों का मामला है। बेसिकली आरक्षण क्या है ये हम समझे। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व, कि भाई किस समाज की कितनी भागीदारी जो है ना राजकाज में होगी। और जिनकी भागीदारी नहीं है ना, मैं ये समझता हूँ कि उनकी बात ही नहीं होगी। बुरा ये हुआ आरक्षण से जो अध्यापक बना ना, उसने अपने वर्ग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि भाई ये भी आगे बढ़े, क्योंकि हर वर्ग जो है ना गुलामी से मुक्ति चाहता है, वो कोई हो। तो ये सरकार को इसलिए बुरा लगता है टीचरों को, अध्यापकों के विषय में, कि अगर ये वर्ग समझदार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये जो है ना, जो गैर बराबरी हम करते हैं, अन्याय अत्याचार हम करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। देखो बात, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये सरकारी नौकरियां हमें रिसोर्सेज देती हैं। जैसे एक व्यक्ति अध्यापक बना या किसी और जॉब में गया, तो वो इतना संपन्न हो जाता है कि वो अपने बच्चों को जो है ना अच्छी पढ़ाई करा सकता है। जैसे आप और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए होंगे, मैं तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके हम लोग नौकरी लगते हैं, जैसे आप लोगों को तो मिलेगी नौकरी, चिंता मत करो, आपकी तो कोई छीन नहीं सकता। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया छीन आपकी। तो मैं लिख के देता हूँ कि आप अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, आप प्रयास करोगे कि मैं उसको आज के समय की व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाऊँ। पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? तो पढ़ाओगे तो वो तैयार हो जाएगा, अपनी क्षमता में आ जाएगा, तो वो एक और पीढ़ी को तैयार करेगा जब वो आपसे अच्छी जॉब लेगा। तो मेरे आप तो अध्यापक बने, वो क्या बनेगा? IAS बनेगा, IPS बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो एक और पीढ़ी को तैयार करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव हो रहा है ना भाई, 50 से पहले क्या था हमारे पास? महिलाओं को तो आज़ादी ऐसे भी नहीं थी, बैठ जाए। मैं बुरी बात कह रहा हूँ लेकिन सच है, बहनें हैं और आप आंदोलन करिए, आपको कहना पड़ेगा। इस देश में स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था मेरी बहनों, पूरी, ये सच है इस देश का। महिलाओं को ये आज़ादी थी इस देश में, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और नानगेली एक उदाहरण है कि उसने जो है ना इस टैक्स के ऊपर जो है ना अपने स्तन काट के दे दिए थे किलो, और वो मर गई। लेकिन तब से इस व्यवस्था प्रभाव पड़ा। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, आज महिलाओं को भारतीय संविधान से आज़ादी मिली है। वो वकील भी बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, अध्यापक भी बन रही है, वो IAS भी बन रही है, IPS भी बन रही है, वो हर जगह स्थापित हो रही है, वो नेता भी बन रही है। इस आज़ादी को हमें लंबे समय तक समाज के लिए छोड़ के जाना है, देश के लिए छोड़ के जाना है, पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाना है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखो निजीकरण कर रहे हैं, मैं सोच रहा था क्या क्या बेचेंगे, अब मुझे लगता है कुछ बचेगा नहीं। कितने स्कूल जो है ना सरकारी स्कूल, आपको पता है क्यों दे रहे नौकरी आपको? बहुत सारे सरकारी स्कूल जो है ना 10,000 लखा दिए हैं, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। सरकार ने जो घोटाले किए, सरकार ने जो विज्ञापन दिए ना इतने बड़े बड़े, और तमाम तरह से जो सरकारी लूट होती है चुनाव के समय में, ये जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की सरकार है, इनको पैसा चाहिए। किसी की लाश करके आए, कोई मर के आए, किसी को जल के आए, कैसे भी आए, चाहे देश बिक के आए। तो अब इन्होंने वो जो नई NPM लाए ना, वो क्या NMP पाइपलाइन, हाँ वो जो पाइपलाइन है ना, उसमें कह रहे हैं कि भाई हम बेच थोड़ा रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें पढ़ने वाले जो है ना, उसमें जो काम करने वाले दलित अधिकारी हैं, पिछड़े अधिकारी हैं, उनको ही निकालेंगे चिन्हित करके। समझो कैसे कि भाई तुझसे तो अच्छा काम नहीं हो रहा, तू लेट आ रहा है, तेरे ऊपर तेरी उसमें CR में रेड कलम फिर जाएगी। इस तरह करके चुन चुन के वहाँ से निकाल के ये पूरे सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं। आप सोचो, जब पूंजीपति के हाथ में होगा तो क्या सिक्योरिटी है जॉब की? वो तो अपने आदमी बिठाएगा, तुम्हारे आदमी क्यों देगा? तो ये सारा सिस्टम ही है ना, इसलिए है कि किसी तरह से तुम्हें जो सिस्टम आरक्षण की वजह से तुम लोग स्थापित हुए हो, SC ST OBC के लोग, तुम्हें सिस्टम से निकाला जाए और सिस्टम में इनके लोग बैठे। और जब इनके लोग बैठेंगे तो इनकी बात होगी। आज ये बताओ, इनकी सरकार है, अन्याय हुआ है, अपराध हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? भाई पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है ना, वो तो मैंने नहीं बनाया, वो तो इन्होंने बनाया। उसने माना ना कि घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ है यानी कि अपराध हुआ है। अपराध हुआ तो अपराधियों को सजा देने की बजाय और पीड़ितों को न्याय देने की बजाय क्यों अपराध को रोक रहे हो? तो ये सिर्फ सत्ता के दम पे कर रहे हैं। अच्छा देखो, पुलिस में तो हमारे लोग भी हैं। अभी यहाँ जो लगाए होंगे ना, वो 100% कह रहा हूँ SC ST OBC के लोग होंगे, सब लगा लो आप कि भिड़े तो इनसे भिड़े।
और ऑर्डर देने वाला लगाए होंगे कोई, वही कि तुम ऑर्डर दे देना, भिड़ाओ, आपस में भिड़ाओ। अगर ये अपनी लड़ाई का बदला लेने को अपमानित करोगे तो किससे ले? तुमसे। तो आपस में मरो। नहीं, मैं आज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जबकि जीवन में मैंने बात कभी नहीं कही। आज मेरी जान चली जाएगी यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा नहीं। और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि अब आप फांसी चढ़ा दो चाहे, और यहाँ से उठा कोई सी जेल बंद कर दो, कहीं ले जाओ, यहीं आके बैठूंगा जब तक हमारी बहनें बैठी हो ना, जब तक इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरे लिए राजनीति जो है ना, भैया जिंदाबाद, देखो मेरे पिछड़ों के मसीहा, मेरी बात सुनो, ये जिंदाबाद के नारे ना आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं, समझ रहे हो? फिर वो किसी की सुनता नहीं है, उसको लगता है तो जिंदाबाद हो गया। ये लड़ाई जिंदाबाद की है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, वो अध्यापक से पहले फिर हेडमास्टर बने, समझ रहे हो? एक सहायक अध्यापक से मेरे पिताजी 68 रुपए की तनख्वाह पे भर्ती हुए थे। मैं समझता हूँ अध्यापक की कीमत क्या होती है, समझ रहे हो? मैं आपकी कीमत समझता हूँ कि आप अगर तैयार होकर जाओगे तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा। एक तरफ हमारा वर्ग है, ये SC ST OBC वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, ये कहाँ से पढ़ा लेगा? सारे लोग कहाँ से पढ़ा लेंगे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, CBSE IC बोर्ड में? तो ये कहाँ पढ़ाएंगे? ये सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? वो गुणवत्ता देंगे हम लोग, जो लोग वहाँ भर्ती होकर जाएंगे और जो एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं, समझ रहे हो? तो अपनी लड़ाई यहाँ है कि ये गुलाम बने रहे। अब जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, तो कहते हैं, आपके पता नहीं कहते नहीं कहते इधर पूर्वांचल में और यहाँ लखनऊ में, कि शिकारी जो है ना एक तीतर पकड़ता है। तीतर एक पक्षी होता है कबूतर जैसा, समझते हो? वो उस तीतर को क्या करता है पता है? उसको खूब खिलाता पिलाता, पालता है उसे, जैसे इन्होंने पाल रखे। तुम अपने आप समझ जाओगे, मैं नाम भी नहीं लेता। देखो उस तीतर को वो खूब खिलाता पिलाता है, ठीक है, पालता है उसे, और फिर उसको जंगल में लेके जाता है शिकार करने के लिए। उसके आगे दाना गिरता है, और उसकी जात के जो लोग हैं ना, वो देखते हैं, हमारा भाई दाना खा रहा है, तो वहां जाके उसके साथ दाना खाने लगते हैं। फिर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद क्या होता है? जो पालतू है उसे छोड़ देते हैं, अब बाकी लोग गले कटते हैं। ये हो रहा है सिर्फ। ये जो नेता जो है ना, जो हमारी बात नहीं कर सकते, वो हमें न्याय दे देंगे। इनको अपनी कुर्सियां प्यारी है, इनको अपने बच्चों को, मैं इनसे बता रहा था अपने भाइयों से कि अपने बच्चों को भेजेंगे ऑक्सफोर्ड, और हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, उसको कहेंगे जाओ राम मंदिर की लड़ाई लड़ो। मैं पूछ रहा हूँ, बन गया राम मंदिर, नींव रखी गई, हमारा क्या हुआ? मैंने कल भी पूछा, मुझसे कह रहे थे राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। वो पत्रकार कह रहे थे, मैंने उनसे कह दिया कि वो अगर ये हल्ला ना मचो, कह रहे आप हल्ला मचाते हो। मैंने कहा हल्ला इसलिए मचाता हूँ क्योंकि बहरी सरकार सुनती नहीं है। अगर ये सरकार सुन ले, हल्ला क्यों मचे हम लोग? अगर ये सरकार आपको न्याय देती, आप क्यों बैठे होते हैं 70 दिन से? काम नहीं है आपके घरों पे? तो मैंने इसलिए कहा कि भाई वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहा, और अगर जाते हैं किसी के पास सुनाने तो लाठी बजा देते हो, कपड़े फाड़ देते हो। ये इसको सामाजिक न्याय कहते हो? तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई कह रहे हैं राम मंदिर बनेगा, तो मैंने कहा उससे क्या हो? कह रहे रोजगार मिल जाएगा। मैंने कहा इसलिए मोदी जी जो हैं वो बेच रहे हैं सारे सरकारी उपक्रम कि हर जगह मंदिर बना बना कर रोजगार देंगे। ये जो समझने का आपको समझना पड़ेगा। देखो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई इस देश में अधिकारों की है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मंदिर या मस्जिद आपको रोटी दे देगा? आपके बच्चों का इलाज करा देगा? आपको पढ़ाई की व्यवस्था करा देगा? आपको तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो आम आदमी को मिल रही है वो दे देगा? हमें समझना पड़ेगा कि सब चीज़ें अपने का ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग किस हालत में रहने वाले, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो मैं आज यही हूँ, और मैं तो यही नहीं, आज नहीं हूँ, जो भी होगा झेला जाएगा। अब साथ मिलकर झेलेंगे, चाहे विजय हो या वीरगति। मैंने आपको बता दिया कि मुझे कहीं ले जाना 7 सालों में, पूरी तानाशाही करें, मैं जब तक छूटूंगा यहीं आके बैठूंगा वापस। मैं इनको बेबस कर दूंगा कि ये लोग जो है ना, ये कहेंगे कि इनको यहाँ से इनका न्याय दो और इनको भेजो यहाँ से, इनसे बचो। लेकिन आपको ये याद रखना है, एक बात आखिरी कह रहा हूँ, आज तो 4-5 बार सुनोगे आप मुझे, कि चुनावी हिंदू नहीं बनना, समझ रहे हो? वो चुनावी हिंदू नहीं बनना, उसकी वजह से अगर तुम्हारा भला हुआ हो तो रोज बन जाओ, और अगर तुम्हारा भला ना हो रहा हो, तुम्हारा नाश ही हो रहा हो, तो मत बनो। बहुत हो गया भाई, धर्म है बहुत। देखो भारत का संविधान जो है ना, वो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आदेश देता है, आप धर्म में रहो, मानो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ये भारत है, यहाँ बारिश करवाने के लिए ना मेंढक मेंढक की शादी करवाते हैं लोग। आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे बताओ, मेंढक मेंढक की शादी से बारिश हो जाएगी क्या?
और अगर मैंने तो सुना, अखबार में पढ़ा था, कह रहे कि अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो तलाक करवा देते हैं। अब आप समझो ये पाखंडवाद नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप खेलता है ना, क्रिकेट देखते हैं सब लोग, भारत मैच खेलता है वहां जाके इंग्लैंड में, यहाँ ये हवन करके कहते हैं कि जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे बताओ? उस हवन का धुआं तो वहां जा रहा है, वहां कैसे जा रहा है हवन का धुआं? आप समझो असली लड़ाई ना बाबा साहब ने संविधान में आपको मूल कर्तव्य दिए, आर्टिकल 51 में, उसमें लिखा हुआ कि पाखंडवाद और अंधविश्वास का के खिलाफ भी लड़ना है। कारण बताऊं क्या है? अब ये तमाम बाबा जेल में पड़े हैं आज, और ये जो अपने आप खुद भगवान मानते हैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, लेकिन वहाँ शोषण होता है। जब हमारी बहनें वहाँ जाती हैं तो वो उनके चंगुल में फंस जाती हैं ना, तो फिर वो उनका शोषण करते हैं। और कितनी जो है ना अंधविश्वास कारण, किसी को डायन कह के, किसी कुछ कह के महिलाओं पे शोषण होते हैं। ये अंधविश्वास जो है ना हत्या करवाता है। किसी आपने देखा नहीं, कोई नर बलि देता किसी बच्चे को पकड़ के, किसी की बच्ची को पकड़ के मार देता है कि बच्चे हो जाएंगे हो जाएंगे। ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है। तो इस अंधविश्वास से नुकसान हो रहा है, इसलिए बाबा साहब इसके विरोधी थे। ये अंधविश्वास हमें नीचे ले जा रहा है। अब मैंने एक और चीज शुरू की, यहाँ तो हम बैठे हैं। अब आप ये बताओ, फोन कितने लोगों के पास है यहाँ, और ट्विटर अकाउंट कितने लोगों के पास है? एक हैशटैग शुरू करा है, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आज हम यहाँ मैदान में हैं। दिलीप मंडल भाई ने शुरू किया है और हमने उस पर ट्वीट कर दिया। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है ना, अब सरकार को अपनी ताकत बताओ कि युवा जब निकलता है तो निजाम बदल देता है। इनकी तो हस्ती क्या है दर्शकों वालों की। ये भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अकेले भगत सिंह और उनके साथियों ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिला दी। आप तो ये तमाम भगत सिंह बैठे हुए हैं, अगर भगत सिंह ना होते तो यहाँ कहाँ होते? अच्छा ये भी सुन लेना, कुछ लोग जो नए हैं ना, उनको ये नहीं पता, उनको लगता है, क्योंकि जानते नहीं ना, उनको लगता है जय भीम का नारा एक जाति का नारा है। ये बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जय भीम, जय फूले, ये सब हमारे महापुरुष हैं। उनकी बात को, उनके नारे को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को परखने के लिए, उनके सिद्धांतों पर खड़े होने के लिए नारे लगते हैं। तो मैं पिछड़े वर्ग के जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, दलित वर्ग के पूरे समाज में जो हुए हैं, मैं आज उनको सबको नमन करता हूँ। नमन आपको करता हूँ सबसे पहले। ये बैठी है मेरी छोटी बहन, हाँ ये, और आप सब लोग भी ऐसी हैं, टूट नहीं रही, पता नहीं क्या खा के आई है, डर नहीं रही इनसे। तो जब तुम नहीं डर रहे तो हम तो पैदा इसलिए हुए हैं कि लड़े, हम कैसे डर जाएंगे बताओ? तो ये लड़ाई जो है ना राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई अधिकारों की है। हमें ये बताना है कि हम यहाँ मुर्दा कौम है या जिंदा कौम है। रामस्वरूप वर्मा जी कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। अगर आप ये सोचते कोई और सरकार आके बदलेगी, वैकेंसी देगी, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो भी हमारा हक छीनेगा वो किसी की सरकार हो, हम उसके हलक में हाथ देके छीन के लेंगे अपना अधिकार। तो हम लोग 1 घंटे में ना पूरे देश को बता देंगे कि हम लखनऊ में हैं और यहाँ घोटाला हुआ है, घोटाले सरकार हमें न्याय नहीं दे रही है। तो वो जो हैशटैग चला है ना, उसको भी वो करो। अब अपने आंदोलन को इतना ब्रॉड करो। और अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आज का दिन तो झेल के दिखाए सरकार, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो आपने वो जाना है जो हमने दिखाया है। हाँ अभी तो आपने वो देखा ही नहीं जो